हेलो दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पे। चलिए हम देखेंगे आज मध्यकालीन भारत का इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किए थे इसके विषय में आज हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसमें जो है NCERT का भी क्वेश्चन है, SCERT का भी क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो इसमें जो है हम बिंदुवार देखेंगे। सबसे पहले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। मृत्यु हो गई 632 में। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? तो ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। यूनानी भारत को क्या कहते थे? इंडिया। यानी इंडिया को इंडिया किसने कहा? तो यूनानी ने। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरब। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 में जीता था। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर। अरब जो आक्रमण किया जिस समय, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। आगे हम देखेंगे अरबों का सिंध पर आक्रमण, अरब जो किया सिंध पर आक्रमण, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है अरब जो है विजय पाया 712 में देवल पर विजय पाया। देवल पर 712 में देवल जीत लिया अरब। उसके बाद है प्रमुख कारण, हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज। अरब का प्रमुख कारण था हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज। समुद्री डाकुओं की समस्या। समुद्री डाकुओं की समस्या। तत्कालीन कारण उस समय क्या था? समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों पर हमला तथा जहाज़ों पर कब्जा। समुद्री डाकू जो है अरब व्यापारी पर हमला किया और जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। अब है अरबों के विजय का कारण। अरब कैसे जीता? तो अरब की बेहतर अश्व सेना, यानी अरब के पास बेहतर घोड़ा वाला सेना था। दाहिर के प्रांतीय आंतरिक विश्वासघात। दाहिर के प्रति जो है आंतरिक विश्वासघात। अरबों का बेहतर तीरंदाज सेना। अरबों के पास बेहतर तीरंदाज सेना भी था। परिणाम राजनीतिक सिंध एक राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक सिंध एक राजनीतिक क्षेत्र जिस पर अरबों का कब्जा हुआ। सांस्कृतिक, भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ और भारतीय ग्रंथों की अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। जैसे अरब आया तो भारतीय ग्रंथ जो था उसका अरब में अनुवाद होने लगा। अब है नोट, इतिहासकार स्टैनले लेनपुल अरबों के सिंध पर आक्रमण की घटना को महत्वहीन मानते हैं। अरबों की घटना को महत्वहीन मानते हैं लेनपुल। चलिए अब हम देखेंगे दाहिर के बारे में। दाहिर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब है दाहिर। सिंध क्षेत्र का अंतिम हिंदू ब्राह्मण शासक कौन था? ये था दाहिर। सिंध क्षेत्र का जो है अंतिम हिंदू ब्राह्मण शासक दाहिर था। अब है एक युद्ध हुआ था अरोड़ का युद्ध। अरोड़ का युद्ध किस स्थान पर हुआ? सिंधु नदी के तट पर 712 में हुआ। अरोड़ का युद्ध सिंधु नदी के तट पर 712 में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के बीच हुआ। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ। परिणाम इसमें क्या हुआ?
दाहिर मारा गया। अरोड़ के युद्ध 712 में दाहिर मारा गया। अब है महमूद गजनवी, इसके विषय में कुछ परिचय है। गजनी शासक कब बना? 998 ईस्वी में। गजनी शिक्षित एवं सुसभ्य शासक था, शिक्षित भी था और सुसभ्य भी था। विद्वानों एवं कलाकारों का संरक्षक था, विद्वान और कलाकारों का संरक्षक था। संस्कृत मुद्रालेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए। संस्कृत मुद्रालेख युक्त चांदी का सिक्के जारी किए गजनी। गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन कौन था? ये था उतबी, किताब उल यामनी, तारीख ए यामनी का लेखक, यानी दरबारी इतिहासकार था जो उतबी जो था वो किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी के लेखक। अब इससे आप ये भी जान सकते हैं कि तारीख ए यामनी और किताब उल यामनी के लेखक कौन है? उतबी। चलिए अब हम देखेंगे दरबारी विद्वान। इसमें जो विद्वान था ये था अल-बरूनी। अल-बरूनी, अल-बरूनी को क्या कहा गया? अल-बरूनी गजनी से भारत आया था। अल-बरूनी जो है गजनी से भारत आया था। बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन थे? बैहाकी। उजारी फारस का कवि। उजारी कौन था? फारस का कवि। ये सभी जो है गजनी के दरबार में विद्वान था। तूसी और उनसूरी, तूसी और उनसूरी खुरासानी का विद्वान था। तूसी और उनसूरी खुरासानी का विद्वान था। और एक विद्वान ये भी था दो, असजादी और फारूकी। असजादी और फारूकी। चलिए अब हम देखेंगे महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण। गजनी जो है 999 से 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया, यानी समझिए रहा 999 से 1027 ईस्वी तक भारत पर। इस दरमियान ये 17 बार आक्रमण किया। गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी का उद्देश्य था लूटपाट करना, भारत को लूटपाट करना। गजनी जो है 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025-26 में। 1019-20 में चंदेलों पर ये प्रथम आक्रमण किए। गजनी 1019-20 में चंदेल पर आक्रमण किए। तत्कालीन शासक कौन थे? विद्याधर। जब चंदेल पर ये आक्रमण किए तो उस समय शासक थे विद्याधर। विद्याधर जो है अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। विद्याधर अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब हम बात करेंगे अल-बरूनी के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अल-बरूनी के बारे में। सबसे पहले अल-बरूनी का जन्म हुआ 973 में। अल-बरूनी का जन्म 973 में। अल-बरूनी जो है संस्कृत के ज्ञाता थे। अल-बरूनी संस्कृत के ज्ञाता थे। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान थे, यानी पुराण का पढ़ लिए, वो पहला मुसलमान जो पुराण को पढ़ लिए अल-बरूनी। अब है तहकीकात ए हिंद, अरबी भाषा में लिखा अल-बरूनी। तहकीकात ए हिंद अरबी भाषा में अल-बरूनी ने लिखा। खीवा देश का निवासी था अल-बरूनी। अल-बरूनी कहाँ का निवासी था? खीवा देश। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आगमन हुआ, यानी महमूद गजनी के साथ ये भारत आगमन किया 11वीं सदी में। अब है इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान भी था, भूगोल तर्कशास्त्र था, औसत विज्ञान का जानकारी था, इसको गणित का भी जानकारी था, धर्म और धर्मशास्त्र के ज्ञाता था। चलिए अब हम बात करेंगे प्रथम आक्रमण। अब हम बात करेंगे प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण 1100। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी, सबसे पहले इसका प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किए गौरी। सिक्के, मोहम्मद गौरी सिक्के जारी किए। एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ
अरबी में कलम का कलमा खुदा हुआ। मोहम्मद गौरी का जो सिक्का जारी किए वो एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ। मोहम्मद गौरी प्रमुख विजय कौन कौन था? पंजाब विजय, पेशावर विजय और सिंध विजय। मोहम्मद गौरी पंजाब पर विजय पाया, पेशावर पर विजय पाया और सिंध पर विजय पाया। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। भारतीय शासक मूलराज द्वितीय इस आक्रमण के समय नायिका देवी ने सैन्य नेतृत्व किया। आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय हुआ। भारत में जो है प्रथम पराजय 1178 में आबू पर्वत के निकट गौरी का पराजय हुआ। यानी अगर हम बात करेंगे गौरी कहाँ आ रहा था तो आबू पर्वत के निकट। ग्यारह ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजय हो गया। अब है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जैसे ही 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारा तो भारत में मुस्लिम का जो है दबदबा बढ़ने लगा। चंदावड़ का युद्ध 1194 में हुआ, सबसे पहले याद रखिएगा। और ये हुआ किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच। इसमें गौरी की ओर से सैन्य नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। गौरी की ओर से सैन्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे। चलिए अब है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है 1206 में खोखर के विरुद्ध अंतिम अभियान किया। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1206 में खोखरों के बीच हुआ। अब मोहम्मद गौरी के 3 उत्तराधिकारी हुए। 3 उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? एक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया, संस्थापक थे। दूसरा हुआ नसरुद्दीन कुबूचा जो सिंध का शासक बना। और तीसरा हुआ ताजुद्दीन यल्लौज जो गजनी का शासक बना। चलिए अब आगे बात करेंगे हम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसको बख्तियार काकी बोलते हैं। चलिए बिहार विजय। सबसे पहले बख्तियार काकी क्या किए? ये बिहार पर आक्रमण किए, राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। यानी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन नष्ट किया? तो वही बख्तियार खिलजी। अब है बंगाल विजय। तो इस पर बंगाल पर आक्रमण किया, लखनऊती राजधानी घोषित कर लिया और तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया, पूर्वी बंगाल में शरण ले लिया। यानी बख्तियार खिलजी के डर से ही लक्ष्मण सेन भाग गया और पूर्वी बंगाल में अपना जगह अड्डा बना लिया। चलिए और राजपूतों के हार का कारण, राजनीतिक कारण था इसमें। देखिए राजनीतिक विखंडन, राजपूतों में एकता का अभाव। जब ये एकता नहीं रहेगा तो हारवे करेगा। कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी। अब सैन्य कारण, अस्थायी सेना का अभाव था, सामंतवाद था, युद्ध की पारंपरिक विधि का अनुसरण था। सामाजिक संस्कृति कारण, राजपूतों का आदर्शवादी होना, शत्रुओं को क्षमा दान देना और जाति प्रथा। धार्मिक कारण था, धर्म नैतिक नियमों के अखंड रक्षा, तुर्कों के भांति धार्मिक उन्माद में न होना। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। अलप्तगीन यामनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन। फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता का लेखक फरिश्ता। फिरदौसी
शाहनामा का लेखक फिरदौसी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया। मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता किसे प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।